गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज मुझे देखना है मोहम्मद बिन तुगलक के इतिहास को, जिसमें हमें मोहम्मद बिन तुगलक के दोआब में कर वृद्धि का इतिहास पढ़ना है। दोआब में कैसे कर वृद्धि करता है इसके बारे में हम लोगों को समझना है। आइए हम देखते हैं दोआब में कर वृद्धि। मोहम्मद बिन तुगलक का दोआब में कर वृद्धि। दोआब का मतलब होता है, यहाँ समझने की बात है, यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक को समझना है और हमको ये देखना है दोआब का मतलब क्या होता है। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। एक गंगा यमुना के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता था और आज भी ये बहुत ही विख्यात है। मोस्ट फर्टाइल एरिया इन द वर्ल्ड है। ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया है, चाहे वो मिसिसिपी का दोआब हो या सिंधु का दोआब हो, चाहे किसी भी दोआब हो, सबसे ज़्यादा ये फर्टाइल एरिया है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोआब में इसके पहले इसका पिता गयासुद्दीन तुगलक ने दोआब में रम्स ए मियाना प्रकार का कर प्रणाली की व्यवस्था की थी। इसका पिता एमबीटी का पिता गयासुद्दीन तुगलक रम्स ए मियाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रम्स ए मियाना प्रकार के कर प्रणाली की व्यवस्था की थी। परंतु मोहम्मद बिन तुगलक जैसे ही आता है, ये सस्यावर्तन प्रणाली को जन्म देता है। सस्यावर्तन प्रणाली को जन्म देता है। सस्यावर्तन प्रणाली को जन्म देता है इसका पिता रम्स ए मियाना, और इसने सस्यावर्तन अर्थात इसको ऐसे भी कह सकते हैं फसल चक्र प्रणाली, फसल चक्र प्रणाली भी कह सकते हैं इसको। जलवायु के हिसाब से फसलों का चक्रण करता है, ये करता है इसने। और इसने दोआब में, इसके पहले दोआब में 50% टैक्स अलाउद्दीन खिलजी लगा चुका है। परंतु अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक में अंतर इतना ही है कि मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी दोनों दोआब में 50% टैक्स लगाते हैं, परंतु मोहम्मद बिन तुगलक केवल गंगा यमुना के दोआब में 50% टैक्स लगाता है और अलाउद्दीन खिलजी समस्त अपने मतलब कि भौगोलिक एरिया में, अपने राज्य के समस्त भौगोलिक एरिया में 50% टैक्स लगाया था और इसने केवल दोआब में 50% टैक्स लगाया था, मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात एमबीटी। यहां देख लीजिए। अब ये समझने की जरूरत है कि फसल चक्र प्रणाली को अपनाने से पहले इसने एक बैंक जैसे विभाग का निर्माण करता है जिसका नाम है दीवान ए कोही, और इसमें एक अधिकारी की नियुक्ति करता है जिसका नाम है अमीर ए कोही। और अमीर ए कोही प्रत्येक इक़्तिदार को बुलाता है अपने पास, प्रत्येक इक़्तिदार को बुलाता है और कहता है कि सबसे पहले तुम लोग अपने अपने सूबे से आय व्यय के लेखा जोखा हमारे पास आकर रजिस्टर्ड कराओ। और एक रजिस्टर्ड किताब बनाता है, उस किताब का नाम है हस्म ए बहिलात। हस्म ए बहिलात प्रत्येक इक़्तिदार को बुलाता है। इक़्तिदार को बुलाता, कौन बुलाता? अमीर ए कोही प्रत्येक इक़्तिदार को बुलाता है और इन लोगों से कहता है कि आप हमारे पास आइए और सूबे के आय व्यय का लेखा जोखा हमको देने के लिए, मतलब कि सूबे के आय व्यय के लेखा जोखा हमारे पास आकर दीजिए। और इसके लिए अमीर ए कोही एक बुक का निर्माण करता है, रजिस्टर का निर्माण करता है। इस रजिस्टर का नाम है हस्म ए बहिलात। हस्म ए बहिलात, इतना समझ लीजिए। और इस प्रकार के आय व्यय के लेखा जोखा रखने वाला ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है। कौन? ये एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान है और इसने ही सर्वप्रथम रजिस्टर का निर्माण किया था। इस रजिस्टर का नाम था हस्म ए बहिलात। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये समझ लीजिए। ये आज तक के असिस्टेंट प्रोफेसर में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आया है और रेलवे में भी क्वेश्चन आता है लगातार। तो ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हस्म ए बहिलात का निर्माण कर दिया
और इक़्तिदार, जब ये सारा काम हो गया तो इक़्तिदारों से क्या किया, इक़्तिदार के पास सैन्य विभाग का भी एक प्रमुख अधिकारी होता था, सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, और मुक्तेदारी का भी एक सर्वोच्च अधिकारी होता था। अपने इक़्तिदार का मतलब होता है राजपाल, ये समझ लीजिए, ये इक़्तिदार का मतलब राजपाल। मुक्ता कर को संग्रहण करने वाला ये आदमी है, ये समझ लीजिए। मुक्ता को राजपाल मुक्तादारी भी करता था। क्या करता था? मुक्तेदारी भी करता था, मुक्तेदारी भी करता था। राजपाल क्या करता था? मुक्तेदारी भी करता था, यानी कि इक़्तिदार मुक्तेदारी भी करता था, और मुक्तेदारी में कर असूला जाता था, कर असूला जाता था, कर को असूला जाता था ये इक़्तिदार। अर्थात इक़्तिदार कर प्रणाली के भी मुखिया है और सैन्य विभाग का भी मुखिया है। जब राजा को सेना की जरूरत होती थी तो प्रत्येक इक़्तिदार अपने अपने सेना को लेकर आते थे। प्रत्येक सेना के पास, मोहम्मद बिन तुगलक में प्रत्येक इक़्तिदार के पास 40,000 सेना होता था, 40,000 सेना होता था, ये समझ लीजिएगा। और पूरा उस राज्य का, मतलब कि उस सूबे का संपूर्ण लेखा जोखा भी रहता था कर का। अब ये क्या किया, मोहम्मद बिन अमीर को ही क्या किया कि ये मुक्तदारी व्यवस्था को इक़्तिदार से हटा दिया। मुक्तदारी व्यवस्था को क्या कर दिया? इक़्तिदार से हटाकर, और इसके जगह पे इक़्तिदार के मुक्तदारी व्यवस्था को हटाकर इसके जगह पे एक पद की नियुक्ति की। इस पद का नाम था वली उल खियाज। ये क्या किया, इस सूबे के प्रत्येक आय व्यय के लेखा जोखा अब यही रखने वाला हो गया। और ये हस्म ए बहिलात इसी के पास किताब आ गया, जिसमें ये लेखा जोखा व्यय का रखता था, आय व्यय का रखता था, प्रत्येक कर को संग्रह करके राजा के पास पहुंचा देता था। ये पहुंचाता था नहीं कि वली उल खियाज पहुंचाता अमीर कोही के पास, अमीर कोही राजा के एमबीटी के पास पहुंचा देता था। एक कहानी था इसका। अब देख लीजिए, इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम 3 लाख बीघा एक जमीन लेता है, 3 लाख बीघे की एक प्लाट लेता है, अर्थात 70 किलोमीटर लंबा और 70 किलोमीटर चौड़ा, 70 किलोमीटर लंबा, 70 किलोमीटर चौड़ा, 3 लाख बीघे जमीन का एक प्लाट लेता है। और इसमें एक ट्रिक लगाता है, फसल चक्र प्रणाली का ट्रिक लगाता है, सस्यावर्तन प्रणाली का ट्रिक लगाता है, और देखता है कि हम उत्पादन कितना कर सकते हैं, इसी में ये काम करता है। और इसका एक ट्रिक है, कौन कौन सा फसल उगाता है? जागो, गाओ, खजूर, ये है, यहां समझ लीजिए। सबसे पहले जौ को अपनाता है, ज से जौ। उसके बाद अपनाता है गेहूं, उसके बाद अपनाता है गन्ना, उसके बाद अपनाता है अंगूर, उसके बाद अपनाता है गाओ से, अच्छे, गन्ना, अंगूर, 1 2 3 4, गन्ना, अंगूर और खजूर। फिर जौ पर ये लेकर आ जाता है। कंप्लीट, यानी कि ज से जौ, ग से गेहूं, ग से गन्ना, अ से अंगूर और ख से खजूर, जागो, गाओ, खजूर। इसने ये फसल चक्र प्रणाली अपनाता है, और एक जलवायु के आधार पर इन सारे चीज को ये क्या उपजाने का
प्रयोग करता है ये 3 लाख बीघे जमीन में, और इसी प्रकार के व्यवस्था को शस्य आवर्तन या फसल चक्र प्रणाली करता है, और इसके लिए 70 लाख टंका खर्च करता है। 70 लाख टंका खर्च करता है। 70 लाख टंका क्या करता है? खर्च करता है इसके लिए। और ये 3 साल का प्रणाली था, 3 साल का प्रणाली था, यानी 3 वर्ष का प्रणाली था ये। अब ये 3 वर्ष ये जब ये अपनाता है एक बंजर भूमि की जगह पर, तो ये तो बंजर भूमि पहले से था, परंतु इसमें क्या होता है कि 3 वर्ष तक अकाल ही पड़ जाता है। इसके भाग में मतलब सक्सेस लिखा ही नहीं था। 3 वर्ष तक क्या होता है? अकाल पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। 3 वर्ष तक क्या हो जाता है? अकाल पड़ जाता है। अब देखिए 3 वर्ष तक अकाल में क्या होता है कि इसने 50% टैक्स तो वसूला था ही। कहां से वसूला? दोआब से वसूला। सारे जनता दोआब से भागने लगा, जंगलों में बसने लगा। कितने लोग मर जाते थे टैक्स देते देते। तो ये क्या किया, जब ये समझ लिया कि टैक्स देने में जनता को परेशानी हो रहा है और टैक्स हम सब ले ही लिए हैं, जनता मरने लगा है और 3 वर्ष तक अकाल पड़ गया है, और साथ में प्लेग भी आ गया, साथ में प्लेग भी आ गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक 2.5 वर्ष तक यमुना नदी के किनारे एक स्वर्ग द्वारी नामक जगह था। स्वर्ग द्वारी नामक जगह था। स्वर्ग द्वारी नामक जगह था। इसी स्वर्ग द्वारी में मोहम्मद बिन तुगलक 2.5 वर्ष तक रहता है। 2.5 वर्ष तक इस स्वर्ग द्वारी में रहता है, और यहीं से एक अकाल संहिता का निर्माण करता है। 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 कहां से? यहीं से अकाल संहिता का निर्माण करता है। और इसके लिए एक पद की नियुक्ति करता है, सत्ताधारी की नियुक्ति करता है। इसके लिए क्या करता है? एक पद की नियुक्ति करता है, सत्ताधारी की। और इसको मतलब कि प्लेग में आटा चावल जो भी अनाज और पैसा देने की व्यवस्था करता है, जनता को सत्ताधारी की नियुक्ति करता है। और ये सत्ताधारी 100 गांव के एक सत्ताधारी होता था। 100 गांव का एक सत्ताधारी होता था, ये समझने की जरूरत है। और इसने मरे हुए जनता, प्रताड़ित जनता को एक तकाबी ऋण देता है, तकाबी, और एक सोंधर ऋण देता है। सोंधर मुसलमान जनता से ब्याज नहीं लिया जाता है, तकाबी ऋण देता है ताकि ये अपना जीविकोपार्जन कर सके कुछ दिन तक। और सोंधर ऋण जो देता है ये हिंदू जनता को देता है। अभी भी हिंदुओं के पास जमीन बहुत ज़्यादा था, तो हिंदुओं से 1.2% टैक्स लेता है, परंतु मुसलमान कर नहीं मतलब ब्याज नहीं देते हैं, इसलिए तकाबी ऋण पर ब्याज नहीं था, सोंधर ऋण पर ब्याज 1.2% था। इसने किया था, ये एमबीटी ये व्यवस्था किया था। और ये सत्ताधारी लोग ये काम करते थे। प्रत्येक प्रताड़ित जनता को अकाल से, प्लेग से प्रताड़ित जनता को 10 kg अनाज और तकाबी असुंधर ऋण दिया गया था, ताकि जनता, मरे हुई जनता अपना जीविकोपार्जन चला सके। ये देखिए एक चीज और है, ये तकाबी ऋण दोआब के किसान को भी दिया गया था। दोआब के किसान को भी दिया गया था ताकि वे लोग हल और बैल खरीद लें और इससे अपना जीविकोपार्जन चलाएं और 3 वर्ष तक हमारे खेतों में, मतलब एमबीटी के खेतों में काम करें, ताकि इनको 50% टैक्स मिले। इतना समझ लीजिएगा, ये मुसलमान जनता से कोई टैक्स नहीं लिया था और हिंदू जनता से 1.2% टैक्स लिया, और दोआब के किसानों से भी 50% उपज का भाग लिया, और मुसलमान किसानों भी 50% का भाग लिया, और हिंदू से भी 50% का भाग लिया। ये रहा एमबीटी की पूरी तरह से कर प्रणाली। दोआब में कर प्रणाली ये विख्यात है, परंतु ये जो इसका जो कर की प्रणाली जो थी, सस्यावर्तन प्रणाली, ये सक्सेस नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से चर्चा में रहा था। ये पूरी तरह से मोहम्मद बिन तुगलक का
एक दोआब में कर प्रणाली की स्ट्रक्चर है, जिसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 70 लाख टन का 3 वर्ष लगभग 3 लाख, ये समझ लीजिए 3 लाख बीघा जमीन, और इसमें जागो गाओ खजूर वाला ट्रिक, और इसके अतिरिक्त प्लेग फैला था दिल्ली में, तो कहाँ भाग के गया था, ये स्वर्गद्वारी भाग के गया था। उसके बाद एक इक्तदारी से छीन लिया था, कर की व्यवस्था छीन लिया, और यहाँ पे एक वली उल खियाज को बनाया ताकि वो हमसे वहीलात बनाकर और राजा को आय व्यय के लेखा जोखा दे। दीवाने को ही अमीर को ही इसका अधिकारी था। फसल चक्र प्रणाली है, रमसे मियां ने उसका पिता बनाया था। ये पूरी तरह से एक आदर्श उसका दोआब कर प्रणाली है। इसके पहले रमसे मियां पढ़ लीजिएगा पीछे जाकर, तब ये समझ में आएगा। आप लोगों को समझ में आया? बिल्कुल। तो इस तरह आइए पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजधानी परिवर्तन क्यों करता है, उसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, थैंक यू।